स्वागत है हिंदी विद सरिता में आप सभी का। जिस तरह से उपसर्ग या फिर प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं, उसी तरह से समास के द्वारा भी नए शब्दों का निर्माण किया जाता है। तो आज हम समास के जो एक प्रकार है तत्पुरुष समास, उसके बारे में जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको समास का एक संक्षिप्त में परिचय देती हूँ। दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। अब जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है अनजाने। अनजाने एक उदाहरण है। तो बिना एक शब्द है और दूसरा शब्द है जाने। बिना जाने जो को हम बोलते हैं अनजाने में, या हमसे अनजाने में कोई काम हो गया तो उसे हम बोलते हैं बिना जाने। दो शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है अनजाने। इसी तरह से पेट एक शब्द है और भरकर एक शब्द है। तो पेट भरकर से जो अलग अलग शब्दों को मिलाकर एक शब्द जो बनता है वो है भरपेट। तो इस तरह से दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहते हैं। समास के चार भेद हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। आज मैं आपको तत्पुरुष समास के बारे में बताऊंगी। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद गौण होता है, और जो समस्त पद का जो पहला पद होता है वो संज्ञा अथवा सर्वनाम का होता है। अब पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि ये उत्तर पद और गौण पद क्या होता है। जब दो या दो से अधिक शब्दों से, जैसा कि मैंने आपको बताया कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नया शब्द बनता है उसको समास कहते हैं। तो ये दो या दो से अधिक जो पद होते हैं या शब्द होते हैं, इनको समस्त पद और समासिक पद भी कहते हैं। ये जो दो पद बताए थे मैंने कि दो पद मिलकर एक, दो पदों को जोड़कर एक नया शब्द बनता है, तो ये जो दो पद होते हैं इनको समस्त या समासिक पद भी कहते हैं। और समस्त पदों के पहले पद को पूर्व पद कहते हैं। जो पहला पद होता है उसको पूर्व पद कहते हैं और बाद के जो पद होते हैं उसको उत्तर पद कहते हैं। तो इस तरह से तत्पुरुष समास में जो उत्तर पद होता है यानी बाद का जो पद होता है वो प्रधान होता है, और जो उसका पूर्व पद होता है यानी जो पहले वाला पद होता है वो गौण होता है। तो समस्त पद का जो प्रथम पद संज्ञा अथवा सर्वनाम का होता है। अब जैसे मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा इसे समझाती हूँ। तत्पुरुष समास में जो समस्त पद होता है उसका पहला पद संज्ञा अथवा सर्वनाम का होता है। अब जैसे यहाँ पे ये उदाहरण दिया है, मंत्री का आल है। अब इसमें जो मंत्री है ये संज्ञा है, तो ये संज्ञावाचक शब्द है, इसमें आया हुआ है, तो इससे मिलकर बन गया है मंत्रालय। कभी कभी तो इसके बीच के पूरी विभक्ति ही लोप हो जाती है, और कभी कभी शब्दों के बीच में से आने वाले जो होता है दो जो शब्द बने होते हैं उनके बीच में आने वाले प्रत्येक शब्द का लोप हो जाता है। जैसे ये देखो, ये माल को ढोने वाली गाड़ी। अब यहाँ पर माल को ढोने वाली गाड़ी, इसमें को ढोने वाली ये शब्द पूरा लोप हो गया है, खाली माल गाड़ी आ गई है। तो इस प्रकार से तत्पुरुष समास में का जो पहचानने का तरीका यही है कि इसका जो पूर्व पद होता है वो गौण होता है और जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, और इसमें जो समस्त पद का जो पहला पद होता है वो संज्ञा अथवा सर्वनाम वाचक होता है। और इसमें कभी कभी जो होता है कि बीच में आने वाले जितने भी पद होते हैं यानी जितने भी शब्द होते हैं वो गायब हो जाते हैं। बीच दो शब्द जो पहला पद और उत्तर पद जो रहता है उसके बीच में आने वाले जो शब्द होते हैं वो पूरे गायब हो जाते हैं। जिस तरह से ये माल को ढोने वाली गाड़ी में को ढोने वाला शब्द पूरे बीच के गायब हो गए, खाली माल गाड़ी है। और इसका एक और इसको पहचानने का तरीका है कि इसमें कारक जो हम पढ़े, कारक आपने जो पढ़े होंगे, कर्ता, कर्म, करण, इनके नाम पर
जो जो भी कारक लोप होता है उसके नाम पर तत्पुरुष समास के जो भेद बनाए गए। कारक 8 होते हैं, परंतु तत्पुरुष समास में जो कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर सभी जो कारक होते हैं इसमें लिए जाते हैं। अब जैसे इसमें है कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष में कर्म जो कारक जो परसर्ग, जैसे इसमें को परसर्ग होता है, कर्ता ने कर्म को, कर्म जो कारक है उसका जो है को है, तो उसमें को परसर्ग का लोप हो जाता है। जैसे यश को प्राप्त, अब ये को है यश को प्राप्त, तो यहाँ पर को हटाकर यश प्राप्त है। ऐसे कष्ट को भोगने वाला, अब यहाँ पे को परसर्ग गायब होकर कष्ट भोगी हो गया। इसी तरह से और भी उदाहरण हो सकता है, जैसे शरण को आया हुआ, तो उसको हम बोलते हैं शरणागत। तो इसमें को परसर्ग, जिसमें को परसर्ग जो है अगर लोप हो जाता है तो वो वो कर्म तत्पुरुष कहलाता है। इसी तरह से करण कारक जो परसर्ग होता है उसमें से या के द्वारा होता है, ये से या के द्वारा होता है। अगर इनका लोप हो जाता है, ये इसमें गायब हो जाते हैं, तो इसको हम करण तत्पुरुष कहलाते हैं। जैसे मन से चाहा, अब यहाँ पे मन चाहा आ गया, मन चाहा शब्द में से जो परसर्ग है उसका लोप हो गया। ऐसे बाढ़ से पीड़ित, यहाँ पर बाढ़ पीड़ित हो गया, इसमें से जो परसर्ग है उसका लोप हो जा रहा है। तो इस तरह से जो करण कारक जो तत्पुरुष है, करण तत्पुरुष है, उसमें जो परसर्ग है से या के द्वारा, ये शब्द अगर उसमें लोप हो जाते हैं तो इसे हम करण तत्पुरुष कहते हैं। इसी तरह से जो संप्रदान तत्पुरुष है उसमें जो कारक है वो है जो परसर्ग है वो है के लिए। इसमें के लिए शब्द का लोप हो जाता है। जैसे माल के लिए गाड़ी, माल के लिए गाड़ी को मालगाड़ी कहते हैं। प्रयोग के लिए शाला, प्रयोगशाला। तो यहाँ पे के लिए शब्द का लोप हो गया। यहाँ के लिए जब इस अर्थ में लिया जाता है जैसे किसी को कुछ देने के लिए इस संप्रदान कारक में के लिए शब्द का प्रयोग होता है। जैसे और भी एग्जाम्पल हम उदाहरण ले सकते हैं, जैसे यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला। तो इन शब्दों में अगर के लिए जो परसर्ग है वो लोप हो जाता है तो ये संप्रदान तत्पुरुष कहलाता है। फिर है अपादान तत्पुरुष समास। अपादान तत्पुरुष समास में जो कारक होगा वो होगा से। यहाँ पर से जो उसका कारक है। अभी जो हमने पहले करण जो तत्पुरुष समास पढ़ा था उसमें भी जो परसर्ग था वो से था, लेकिन वहाँ पर जो से है वो के द्वारा के लिए होता है। जैसे हमने उसका जो उदाहरण देखा था, जैसे हम मन चाहा यानी मन से चाहा, तो ये करण तत्पुरुष है कि मन के द्वारा चाहा गया। तो यहाँ पर से, इसमें भी परसर्ग से है लेकिन वो करण कारक है। लेकिन अपादान जो तत्पुरुष होता है, जो अपादान का जो कारक से होता है उसमें पृथकता होती है, मतलब अलग का भाव पाया जाता है। जैसे गुण से हीन, यानी उसमें गुण नहीं है, गुण से हीन गुणहीन। रोग से मुक्त, रोग मुक्त, यानी यहाँ पर जो से है उसमें उसका अलगाव का भाव दे रहा है, यानी मुक्त किससे है, रोग से मुक्त है, मतलब रोग से अलग हो चुका है, या गुण से हीन या गुण से अलग हो चुका है। तो यहाँ पर से का जो अर्थ है वो उस पृथकता का भाव दिखा रहा है, इसलिए ये अपादान कारक, अपादान तत्पुरुष समास है। अगला है अधिकरण तत्पुरुष समास। अच्छा, अधिकरण की जो विभक्ति है वो क्या है, मैं पर, मैं या पर, मैं और
पर जब इसका लोप हो जाता है किसी वाक्य में या किसी शब्द में से, जब इनका लोप हो जाता है तो वहाँ पर अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। जैसे आप पर बीती, आप पर बीती, यहाँ पे पर जो विभक्ति है वो लोप हो जाएगी तो आप बीती हो गई। ग्रह में प्रवेश, यह ग्रह प्रवेश, यहाँ पे मैं जो शब्द आया था, जो विभक्ति है वो लोप हो गई। अगला है संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास में जो पूर्व पद में जो संबंध कारक विभक्ति होती है, जैसे का, के, की, इसका लोप हो जाता है तो वहाँ पे संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे ये उदाहरण लिखा है, सेना का पति, यहाँ पे का विभक्ति है तो इसका लोप यहाँ हो गया तो सेनापति हो गया। प्रजा का पति, प्रजापति, तो यहाँ पे का जो विभक्ति है उसका लोप हो गया। इसी तरह से जो पर के अधीन यानी पराधीन, तो यहाँ पे के विभक्ति का लोप हो जाता है। और राम की भक्ति, यहाँ पर अगर राम की भक्ति को अगर हम इसका समस्त पद करेंगे तो ये होगा राम भक्ति, तो यहाँ पे की विभक्ति का लोप हो जा रहा है। तो इस तरह से जब का, के, की विभक्ति का लोप हो जाता है तो वहाँ पर संबंध तत्पुरुष समास कहलाता है। फिर है न्य तत्पुरुष समास। इसमें जो पहला पद होता है वो नकारात्मक होता है। तो जैसे कि ये इसमें उदाहरण दिया है, जैसे ये अनादर है, अनादर या आदर ना हो तो न आदर, और असत्य जो सत्य ना हो न सत्य। तो इसमें जो नकारात्मक शब्द है या जिसका अभाव पाया जाता है वो इसमें आए। जैसे अज्ञान, अज्ञान में अगर हम एक शब्द लेते हैं अज्ञान, तो इसमें जिसमें ज्ञान ना हो वो अज्ञान कहलाता है। तो इसमें पहला पद जो होता है, पहला जो वो नकारात्मक होता है वो कहलाता है न्य तत्पुरुष समास। फिर है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास भी तत्पुरुष समास का ही भेद है, और द्विगु समास भी जो है वो तत्पुरुष समास का ही जो भेद है। तो पहले मैं आपको बताऊंगी कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास में क्या है कि विशेषण और विशेष का संबंध होता है या उपमेय और उपमान का संबंध होता है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, इसमें जो उसका जो उत्तर पद होता है वो प्रधान होता है, दूसरा पद, उत्तर पद माने दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसके मैंने कुछ उदाहरण यहाँ लिखे हैं, जैसे कि श्वेतांबर, श्वेतांबर यानी श्वेत, श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, अंबर का मतलब होता है कपड़ा। तो कपड़ा कैसा है, अंबर कैसा है, श्वेत है, तो श्वेतांबर। अब यहाँ पे महाराजा, महान है जो राजा, महा का मतलब होता है महान, ये विशेषण हो गया उसका, और किसकी विशेषता बतला रहा है, राजा की, तो महान है जो राजा, महाराजा। इसी तरह से नील गगन, नील गगन यानी गगन का मतलब है आसमान, आसमान कैसा है, नीला, नीला है जो गगन, तो उसे हम नील गगन कहते हैं। तो यहाँ पर विशेषण और विशेष के बीच में संबंध बताया जा रहा है। और इसके नीचे एक उदाहरण दिया है, जैसे उपमेय और उपमान का। अब जैसे ही चंद्रमुख, चंद्रमुख का मतलब होता है चंद्रमा के समान मुख वाली, जिसका चंद्र रूपी मुख है उसको बोलेंगे चंद्रमुख। इसी से कर कमल, कर कमल क्या मतलब होगा, जिस कमल रूपी कर, जिसके कर यानी हाथ कमल के समान है, कमल रूपी कर। तो यहाँ उपमेय और उपमान का संबंध बताया गया है, और ऊपर जो है वो विशेषण और विशेष का संबंध बताया है। तो जो भी कर्मधारय समास होता है उसमें विशेष और विशेषण का संबंध या उपमेय और उपमान का संबंध बताया जाता है, तो उसको हम कर्मधारय समास कहते हैं। इसी तरह से जो द्विगु समास है, द्विगु समास में इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, यानी उसमें नंबर होता है और विशेषण होता है, और दूसरा पद जो होता है वो समूह का बोध कराता है। अब यहाँ पे देखिए पंचवटी, पंचवटी यानी पंच का मतलब होता है पाँच, और वटों का समूह, पांच पेड़ों का समूह, पंचवटी। अब ये समूह जो यानी झुंड का बोध करा रहा है। इसी तरह से तिराहा, तीन रास्तों का समूह, जहाँ पे तीन रास्ते आके मिलते हैं उसको तिराहा कहते हैं।
तो ये भी समूह हो गया, 3 रास्ते इकट्ठे हुए और एक समूह बन गया, तो ये तिराहा होगा। इसी तरह से त्रिलोक, 3 लोगों का समूह त्रिलोक कहलाएगा। इसी तरह से और भी उदाहरण है, जैसे नवरत्न, 9 रत्नों का समूह नवरत्न। तो द्विगु समास को पहचानने का पहचानने इस तरह से पहचाना जा सकता है कि इसका जो पहला पद होता है वो संख्यावाचक होता है, यानी उसमें नंबर होता है, और दूसरे जो होता है उसका, उससे हमें पता चलता है समूह का। तो ये द्विगु समास है। तो इस तरह से जो कर्मधारय समास और द्विगु समास भी तत्पुरुष समास का ही भेद है। तो इस तरह से आज हमने तत्पुरुष समास को पहचानने का एक आसान तरीका जाना कि जो तत्पुरुष समास होता है उसमें विभक्तियाँ होती हैं, जो विभक्ति लोप हो जाती है, मतलब जो विभक्ति इसमें दिखाई नहीं देती है, उसी विभक्ति के नाम पर ही इस समास का नाम रखा गया है। विभक्तियाँ इसमें 8 हैं, जिसमें हमने कर्ता, कारक और संबोधन कारक को छोड़कर बाकी सारे कारक लिए हैं, और उन्हीं सब कारकों के नाम पर जो ये समास है ये इसके अंतर्गत आता है। इसके अलावा आज हमने कर्मधारय समास को भी पहचाना है। कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष में संबंध होता है, और उपमान और उपमेय के बीच में संबंध होता है। और द्विगु समास में पहला जो शब्द होता है वो नंबरवाचक होता है, संख्यावाचक होता है, और जो दूसरा शब्द होता है उसमें समूह का बोध होता है। तो आपको पसंद आई होगी ये जानकारी।